एमओईटी जो है एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसके अंदर हम हर्ड साइज को कम टाइम के अंदर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास एक गाय है और एक बैल है, आप एक साल के अंदर मतलब एक गाय उससे एक बछड़ा पैदा होकर के और फिर वो दूसरा जनरेशन लेकर के आएगा, तो उसमें 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। और कम से कम एक गाय से भी आप एक सीजन में एक बच्चा पैदा करेंगे, फिर नेक्स्ट सीजन में दूसरा बच्चा। तो बाय दिस वे अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 10 गायें हो तो आपको कम से कम 3 या 4 साल रुकना पड़ेगा, है ना। तो दैट इज अ वेरी स्लो मेथड। अगर कोई फार्मर चाहता है कि उसके पास एक बहुत अच्छी वाली गाय है, उसके पास एक अच्छा वाला बैल है, एंड ही वांट कि भाई उसके पास जो है कम ही टाइम के अंदर जो है पूरा अच्छा हर्ड तैयार हो जाए, जो अच्छी गाय और अच्छे बच्चे मतलब उसका हो, तो उसका सबसे आसान तरीका रिकवरी। नानी की तबीयत ठीक नहीं, नानी या दादी जो भी ग्रैंड मदर। ओके, तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर उस तरीके से वो उसका अपना हार्ड साइज बनाना चाहेगा तो उसको काफी टाइम लग जाएगा। और ये वाला जो मेथड है इसमें क्या किया, उसके पास एक अच्छी वाली गाय है, उसको सुपर ओव्यूलेट किया उसने, एक ही बार में 6 या 8 अंडे पैदा कर लिए। उन 6 या 8 अंडों का उसने आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करा लिया बॉडी के बाहर, दैट इज इन विवो और इन विट्रो और इन बॉडी इन विवो, एंड दोज गैमिट्स आर रिमूव्ड, दोज एम्ब्रियोज आर रिमूव्ड 8 to 16 सेल वाली स्टेज के अंदर, उसको ले जाकर के सरोगेट मदर के अंदर डाल दिया। नाउ यू हैव टू हैव 7 8 अदर काउज जो कि इस लायक नहीं है कि हम उनके बच्चे पैदा कर सकते। तो हमने वो गायों को चुन लिया और उनको केवल एक एक क्या कहते हैं, एक हॉस्टल की जैसे यूज करा है जहाँ पे इन इन एम्ब्रियो को कल्चर करेंगे। ठीक है, सो देयर यूट्रस विल बी जस्ट यूज लाइक ए हॉस्टल, जहाँ पे ये वाले फर्टिलाइज मतलब एम्ब्रियो को हम जो है वहां पे डाल देंगे, एंड द एम्ब्रियो विल बी इम्प्लांटेड एंड दे विल बिकम अ मदर। ठीक है, बट वो मदर उनकी असली मदर नहीं है ना, हिंदी में बोले तो उनकी धाई है वो, है ना। आप पता नहीं है आप लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो उसकी असली माँ नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, धाई कहते हैं हिंदी में हमारे हिसाब से, और अदरवाइज हम उसको सरोगेट मदर करते हैं। तो सरोगेट मदर इज दैट इज वो किसी और के बच्चे को अपने एम्ब्रियो में अपने यूट्रस में पाल रही होती है। सो दैट इज हाउ दिस मेथड इज बेटर मेथड। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक स्पीडी मतलब जल्दी से आपको जो है हर्ड साइज बढ़ाने में काम आती है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, पढ़ देता हूँ यहाँ से। देखिए, ऑफन सक्सेस एंड रेट, अच्छा ये तो पढ़ लिया था, एमओ से पढ़ते हैं यहाँ। इज वन सच प्रोग्राम दैट हर्ड फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट। हर्ड इम्प्रूवमेंट मतलब आपका आपके मतलब आपके बाड़े में कितनी सारी गायें हैं या बैल हैं, ठीक है, बछड़े हैं या जो भी कुछ है, तो मतलब आपका जो है साइज, हर्ड का साइज इंप्रूव करने के लिए। नाउ इन दिस मेथड अ काउ इज In this method, a cow is administered by a hormone like with FSH like activity. आप FSH वाला हार्मोन या FSH लाइक एक्टिविटी वाला, ओरिजिनल FSH हो सकता है या कोई स्टेरॉइड विच इज एक्टिंग सिमिलर टू दैट ऑफ द FSH, वो लेकर के इंट्रोड्यूस करेंगे। द फॉलिकुलर मैच्योरे टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन, सुपर ओव्यूलेशन। अब सुपर ओव्यूलेशन मतलब क्योंकि एक से ज्यादा अंडे निकल रहे हैं तो इसलिए हमने इसको सुपर ओव्यूलेशन कर दिया, क्वालिटी वाइज नहीं सुपर है, नंबर वाइज सुपर है। इंस्टेड ऑफ वन एग दे मे यील्ड मोर एग्स, है ना, पर साइकिल। सो दे मे प्रोड्यूस 6 to 8 एग। इंसानों में भी हम ऐसे ही करते हैं, मैंने आपको बताया था जब मैं ये वाला टॉपिक वहां पढ़ा रहा था, है ना। तो मैंने आपसे कहा था दैट इज अगर आर्टिफिशियल क्या कहते हैं, नॉट आर्टिफिशियल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराना होता है तो हम क्या करते हैं, मदर को एफएसएच लाइक हार्मोन देते हैं और उससे ओव्यूलेशन, भाई क्योंकि एक अंडा होगा उसके चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी लेस,
तो आप बार बार मदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे। तो क्या करते हैं ऐसे केस में, जिन मदर के बच्चे नहीं हो रहे, हम उनको जो है एफएसएच लाइक हार्मोन दे देते हैं और एक से ज्यादा अंडे प्रोड्यूस कर लेते हैं। एंड द स्पर्म तो मिलियंस में होते ही हैं पहले, तो उनको फर्टिलाइज कर देते हैं। देन ऑफन उनमें से कोई एक अच्छे वाले जायगोट को वो जो है चूज करके वो मदर में डाल, लेकिन कई बार क्या होता है एक की जगह दो तीन चले जाते हैं। तो वेरी ऑफन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ट्विंस या ट्रिपलेट्स वगैरह पैदा हो रहे हैं। एंड दैट इज अगेन इट विल बी अ चैलेंज फॉर दोज पीपल जिनको दो बच्चे रखने हैं। चलिए, द एनिमल इज आइदर मेटेड विद द एलिट बुल। अगर मेट करा रहे हैं तो ये इन विवो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना। आप उसको एलिट बुल से, मतलब अच्छी क्वालिटी की किसी बुल के साथ में आपने उसको अलाउ कर दिया कि जाओ भाई मेट कर लो, तो फिर वो नॉर्मल मतलब इन विवो फर्टिलाइज, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अंदर होगा। और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड, या फिर गैमेट्स को बाहर निकाल लीजिए और फर्टिलाइज कर लीजिए। तो तीन तरीके हो गए, इन विवो, इन विट्रो और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कोई सा भी तरीका हो, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइज होने के बाद 8 से 32 सेल वाली स्टेज में एम्ब्रियो जब आ जाए, तब क्या है, और रिकवर्ड नॉन सर्जिकली, है ना। उसके लिए कोई चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने चीरफाड़ कर दिया तो फिर उस मदर को रिकवर होने में 3-4 महीने लग जाएंगे। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ आपने ये कुछ किया, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में वापस द मदर इज रेडी फॉर प्रोड्यूसिंग एग। ठीक है, तो एक साल में वो 4-5-6 बार हम उससे एग प्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर मान ली 6-6 अंडे अगर हमने 5 महीने में या 4 बार में हमने प्रोड्यूस करा दिए, तो 6 चौक 24, तो एक साल में किसान के पास खूब सारी गायें हो जाएगी, है ना। बैल भी हो सकते हैं, तो जो भी है, द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। तो इसको सॉरी, यहाँ एक लाइन रह गई हमारी। द फर्टिलाइज एग दैट इज 8 to 32 सेल में जो है रिकवर नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू सरोगेट मदर। न सरोगेट मदर क्या होती है, इस पे मैंने आपको अच्छे से चर्चा कर ली है। सरोगेट मदर वो मदर होती है जो असली जेनेटिकली उस गेम मतलब उस एम्ब्रियो की मदर नहीं है। उसमें जो गैमीट्स आए हैं वो किसी और के हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसका एम्ब्रियो बना, वो एम्ब्रियो किसी और का है और उसको पैदा पाल ये रही होती है। तो इट विल बी जस्ट लाइक एक टेनेंसी है ये, है ना, जहाँ एम्ब्रियो विल जस्ट लाइक ए टेनेंट और वो इसके घर में किराए पे रह रहा होगा। तो हम इसको कई बार हिंदी में जो सरोगेसी का जो वर्ड है उसको हम कहते हैं किराए की कोख। ठीक है, तो ये किराए की कोख मतलब रेंटल वूम है ना, या रेंटल यूटरस है। ठीक है, तो इट विल बी द टर्म लाइक दैट। द जेनेटिक मदर इज नाउ अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। तो उसकी एक साइकिल खत्म हुई, जितने अंडे थे वो निकाल लिए हमने, सरोगेट करके उसको दूसरे में डाल दिया। अब उसको उस मदर को वापस ले लीजिए, फिर एफएसएच का इंजेक्शन लगा लीजिए, फिर शी इज रेडी। ठीक है, तो दिस टेक्नोलॉजी हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर कैटल, शीप, रैबिट, बफेलो, मेयर्स एक्सेट्रा। तो डिपेंड करता है कि उसकी डिजायर क्या है। उसको जनरली कैटल्स के लिए करते हैं, है ना। जिसको शीप फार्मिंग करनी है वो उसके लिए भी कर लेगा। जिसको रैबिट रैबिट तो वैसे ही बहुत बच्चे पैदा कर देते हैं। लेकिन क्वालिटी की अगर बात कर रहे हैं, आपको अच्छा वाला जो है एक रैबिट आपके पास है, उस रैबिट से देखिए, यहाँ पे दोनों इश्यू सॉल्व हो रहे हैं। हमको मतलब 3 इश्यू सॉल्व हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि मतलब क्वालिटी भी अच्छी रहे, तो हमने अच्छे वाली मदर और अच्छे वाले बैल का फर्टिलाइजेशन कराया, है ना। हमने जो है मतलब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह जो कुछ करना था वो कर लिया, और तो वो इंश्योर भी कर देता है कि मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। और तीसरी बात क्या है कि हम यहाँ पे जो है जल्दी से हर्ड साइज इंक्रीज कर रहे हैं। तो मेन एम तो हर्ड साइज वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी गाय को पकड़ करके हम नट साइज कर लिए। वो जो बेकार है, जिनको हम मदर नहीं बनाना चाहते हैं या जिनसे हम बच्चा नहीं लेना चाहते, उसको हम क्या करेंगे, हम सरोगेट बना देंगे। तो सरोगेट मदर बोल सकते हैं। नाउ हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड ऑफ द फीमेल एंड हाई क्वालिटी ऑफ दैट इज लीन मीट एंड लेस लिपिड वाला मीट यील्डिंग बुल्स हैव बीन bred successfully to increase the herd size in the short time। अब ये टर्म आप लिख मत देना, मीट यील्डिंग बुल्स। ठीक है, दे आर नो मोर, क्या कहते हैं, कम से कम नॉर्थ इंडिया में, हमारे यहाँ पे तो इट इज नो मोर अलाउड। तो बफेलोज हो सकती हैं या कोई दूसरे जानवर हो सकते हैं, मे बी शीप, मे बी रैपिड्स। ठीक है, और मेयर जहाँ घोड़ा वोड़ा जिसको जिसकी फार्मिंग चलती है, चाहे वो पोलो खेलने के लिए हो सकते हैं, या क्या कहते हैं हॉर्स राइडिंग के लिए, या किसी और के लिए, या किसी ने शौकिया ही पाल रखे हैं अपने घोड़े वोड़े, है ना। तो
उन लोगों के लिए भी अगर वो चाहते हैं कि उसके पास एक अच्छी घोड़ी है, एक अच्छा घोड़ा है, तो और वो चाहते हैं कि उसके बच्चे उन्हीं के बच्चे हों, तो दे कैन ऑल्सो अडॉप्ट दिस मेथड। चलिए, so I think this is clear to you. These two methods we have discussed so far, that is only artificial insemination and MOET, and ये मान के चलिए कि एवरी ईयर इनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है एग्जाम में, ठीक है। ये MOET या AI के ऊपर एक क्वेश्चन तो आता ही है। MOET पे जो है क्वेश्चन वो कई तरीके से आ सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से मतलब घुमा फिरा के भी देते हैं कि देयर इज अ फार्मर हु हैज गॉट अ वेरी गुड क्या कहते हैं काउ फीमेल, है ना, एंड अ बुल, एंड ही वांट टू हैव नंबर ऑफ क्या कहते हैं काउ फ्रॉम दिस दिस पर्टिकुलर काउ एंड बुल, ठीक है। बट ही इज वरीड कि उससे तो उसके एक साल में एक ही बच्चा पैदा होता है, तो सजेस्ट सम मेथड, तो आप ये वाला मेथड करेंगे, है ना। अगर आप चाहते हैं कि इसी के साथ में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर दिया, तो हमारे पास गाय अच्छी है लेकिन हम चाहते हैं इस गाय के खूब सारे बच्चे हों, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करना है, सीमन कहीं और से लेना है, तो वो भी हम इसके साथ में कर सकते हैं। सरोगेट मदर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन से वाली स्टेज के अंदर आर्टिफिशियल मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर कराएंगे, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स के ऊपर ये हो सकते हैं, तो यू हैव टू जस्ट रीड द पैराग्राफ एंड यू योरसेल्फ विल बी एबल टू फाइंड आउट द क्वेश्चन कि भाई इस पे कैसा क्वेश्चन बनेगा। जो जो पढ़ाई का तरीका होता है वही होता है, यही होता है कि मतलब जैसे आपके खुद के दिमाग में क्वेश्चन आ जाने चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा, ठीक है। और दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन कि भाई वो कौन से वाली स्टेज के अंदर है उसको, या व्हाट इज मेंट बाय सरोगेशन, व्हाट इज मेंट बाय सुपर ओव्यूलेशन, व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन्स आर गिवन फॉर गेटिंग सुपर ओव्यूलेशन, हाउ मेनी एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सुपर ओव्यूलेशन, है ना। और व्हाई दिस टाइप ऑफ मदर्स आर कॉल्ड एग फैक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब उससे हम केवल उस गाय से हम केवल अंडे ले रहे हैं, हम उससे बच्चे नहीं ले रहे, तो वो तो एग की फैक्ट्री की जैसे ही काम कर रहा है, बस उससे ओवा निकालना है अपन, फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी में कर सकते हैं, तो उसका कल्चर किसी और में करें सरोगेट मदर। तो इस फीमेल का वो तो हमने केवल एक अंडे की फैक्ट्री के जैसे यूज कर रखा है, ठीक है। जिस तरह से अपन ने चैप्टर 8 के अंदर, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर वायरस के लिए अपन ने कहा था कि वो जो मैक्रोफेग है, दैट इज एक्टिंग एज अ वायरस फैक्ट्री। तो फैक्ट्री का क्या मतलब है, दैट इज वेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग इज रिपीटेडली प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अब ईल्ड किस लिए चाहिए होती है आपको, तो यहाँ पे हम जो है मेल इस हिसाब से चूज करेंगे विच इज, अगर वो स्टडी अगर आपसे उसको मेहनत आपसे आपको उससे मेहनत करानी है। अगर वो घोड़ा है तो आप ये चाहेंगे कि मतलब वो जो है वो ताकतवर हो, अगर वो घोड़ी है तो वो अच्छी दौड़ने वाली हो, या जो भी है कि यार हम घोड़ी के कोई दूध तो ले, मतलब घोड़ी का कोई दूध तो पीता नहीं है, तो वो तो केवल जो है ऑफन जो फीमेल जो जो हॉर्स होती है, मेयर जो होती है, दे आर एक्चुअली यूज फॉर रेसिंग, है ना। तो वो उसके काम आ सकते हैं। रैबिट में आपकी कुछ और इंटेंशन हो सकती है, रैबिट तो खाने के ही काम आएगा, और तो क्या कर देंगे आप, चित्रांश को बुरा लग जाए। श्रेया के पास भी है रैबिट, गुड, Yes, sir. very often I see the picture of those rabbits. Anyway, that is एक एक ही है तुम्हारे पास। Yes, sir. सर मेरे पास पहले ना 7 रैबिट्स हो गए थे। कितने? 7 ओ बाप रे, जगह है। नहीं सर, वो मतलब पहले हो गए थे, उन्होंने रिप्रोडक्शन कर दिया था, पर अब तो दे दिए मैंने किसी को, सबको। वेरी फास्ट ब्रीडर्स, बहुत जल्दी जल्दी बच्चे पैदा, यस सर। बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे। वी हैव गॉट सेवरल इन स्कूल में कुछ आते हैं हमारे अभी नए वाले प्रिंसिपल, सबको ये सबका शौक है, तो उन्होंने खूब सारे ये रैबिट्स और पिजन एंड ऑल, ठीक है, इट्स गुड। तो इसका जो मेन एम है वो क्या है, हर्ड साइज इंक्रीज करना। चल बी कीपिंग पढ़ लेते हैं, हमारे पास में 6-7 मिनट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। बी कीपिंग दैट इज मधुमक्खी पालन, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड लीस्ट क्या कहते हैं लेबर ओरिएंटेड टेक्निक, मतलब फार्मिंग।
इसमें आपको न किसी जानवर को कुछ सफाई करने के लिए जाना है, ना आपको उसको घर बना करके देना है, ना आपको उसको खाना देना है, ना आपको उसके इंजेक्शन लगाना है, वैक्सीनेशन करना, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ वो खुद कर लेगी। बहुत मेहनती होती है बीज। और बीज से हमको क्या मिल रहा है? व्हाट आर द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम बीज? हनी, हनी और वैक्स, वैक्स और सर कुछ हार्ट के लिए कुछ वो कुछ क्वीन, मतलब जो सिर्फ क्वीन बनाती है। देखिए वो, उसको देखिए यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ बी कीपिंग, जो आप ये एपीकल्चर कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा तो क्या है कि इससे आपको हनी मिलेगा। पहली बात कि वी गेट हनी, है ना। और हनी तो बहुत सारी चीजों में काम आता है, क्या इसमें काम आता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला तो हमको हनी मिल रहा है, दूसरा हमको क्या मिल रहा है? वैक्स मिल रहा है, सेकंड हमको मिल रहा है बी वैक्स, ठीक है। तीसरा, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर वो कौन सा तीसरा सेकंड चैप्टर पढ़ा है तो आपने देखा है कि वहां पे बी वैक्स के साथ में बी पोलन भी था। बी पोलन जो है उसके टैबलेट्स वगैरह भी मिल रहे हैं, तो हम उनका भी नाम तो लिख ही सकते हैं, बी पोलन। ये भी एक चीज हो गई जो आपको मिल रही है। एंड चौथा जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिसके जो हमको नजर नहीं आ रहा, वो है कि दे आर नेचुरल पॉलिनेटर्स। अब आप सोच लीजिए आपके पास में बीज नहीं होते तो आप पॉलिनेशन करने के लिए कितना आपको मेहनत करना पड़ता और कितना आपको पैसा खर्च करना पड़ता इन ऑर्डर टू परफॉर्म पॉलिनेशन फॉर एनी ऑफ फार्म। मान लीजिए आपके पास अमरूदों का बाग है, अब अमरूद के बाग में अमरूद तो तभी पैदा होंगे जब पोलन ट्रांसफर होंगे, बिकॉज फर्टिलाइजेशन होगा, दैट ओनली फ्रूट्स आर फॉर्म। तो फर्टिलाइजेशन कौन कराएगा? तो बीज आर देयर, है ना। तो कई सारे जो बी कीपर्स होते हैं वो अपने अपने जो एपियरी होते हैं उनको लेकर के घूमते हैं फ्रॉम विलेज टू सिटी टू सिटी टू स्टेट, ठीक है। वो सीजन के हिसाब से, जैसे जैसे सीजन होते हैं, अभी हमारे यहाँ पे सीजन क्या सारी जगहों पे पूरे नॉर्थ इंडिया में एक साथ नहीं है, क्या कहते हैं पता, अभी आम आ रहे हैं आपके पास, शुरू सबसे पहले आम आने लगते हैं साउथ से, फेब्रुवरी में ही आम आ जाएंगे आपके पास हैदराबाद से और तमिलनाडु से, ठीक है, बिकॉज गर्मी वहां पहले आती है, फिर धीरे धीरे वो गर्मी हमारी तरफ आ रही है, और लास्ट में आपके पास आएंगे यूपी का। क्यों? क्योंकि वो बारिश लेट पहुंचती है। बारिश पहले कहाँ पहुंचेगी? सबसे पहले साउथ में आएगी, है ना। वहां तो 1 जून के करीब आसपास जो है वहां बारिश आ जाती है, बल्कि उससे भी पहले, है ना। लास्ट वीक ऑफ द जून जो है, सॉरी मई जो है, वहां पे बारिश आना शुरू हो जाती है, तो उसके साथ में आम का सीजन खत्म। उसके बाद वो बारिश धीरे धीरे क्या कहते हैं महाराष्ट्र तक आ जाती है 1 जून में, और उसके बाद हमारे यहाँ आ जाती है मिड जुलाई तक, मतलब 1 जून के जुलाई के आसपास, है ना। और फिर ऐसे आगे बढ़, तो वो सीजन भी, तो सीजन इसी हिसाब से चेंज होते हैं। तो ये जो एपेरी वाले हैं, दोस्त हु आर हैविंग दिस बी कल्चर, दे नो कि मतलब मटर की खेती हो रही तो कहाँ पहले होगी, कहाँ बाद में होगी, किसके यहाँ पॉलिनेशन पहले हो जाएगा, किसके यहाँ, तो वो उसी हिसाब से अपने इनको लेकर के घूमते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि राजस्थान में हम जो है मटर की खेती पहले कर रहे हो और पंजाब वाला जो है सबसे लास्ट में करेगा, या वाइस वर्सा, पहले ठंड वहां आती है हमारे यहाँ बाद में आती है, तो वहां पहले होगा हमारे यहाँ तक आते आते बाद में आएंगे, तो इस हिसाब से वो उनको ले लेके घूमते रहते हैं। नाउ देयर इज अ इंटरेक्शन, यहाँ दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, फार्मर्स को भी एज वेल एज बी कल्चर करने वाले को भी, ठीक है। तो जो बी कीपिंग कर रहा है उसको भी फायदा मिल रहा है और फार्मर को भी, क्योंकि फार्मर की प्रोडक्टिविटी तभी इंक्रीज हो सकती है व्हेन द बी, बिकॉज नेचुरल पॉलिनेटर में आपने तितलियां तो सारी खत्म कर दी, पेस्टिसाइड हमने इतने डाले अनाप शनाप के, देयर इज नो नेचुरल पॉलिनेटर लेफ्ट नाउ। अब तो केवल वो हार्मफुल स्टडी एनिमल जो इनको हम पेस्ट कहेंगे वही बचे हैं। बटरफ्लाइज कहाँ दिखती है आजकल? इक्का दुक्का दिख जाती है तो हम इतने खुश हो जाते हैं। देयर वाज अ टाइम जब थोड़ा थोड़ा सा अच्छा फ्लावरिंग सीजन होता था, वी यूज्ड टू गेट, जितने फ्लावर उनसे ज्यादा हमको बटरफ्लाइज दिखती थी। आजकल बटरफ्लाई मिल रहा है तो मतलब फोटो कैमरा लेके आते हैं, फट से फोटो खींचना और बटरफ्लाई बटरफ्लाई। तो द टाइम इज चेंज एंड हु डिड, वी ओनली डिड, वाइज मैन। हम कहते हैं ना दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग है, हमें देख लो इंटेलेक्चुअल हमारे कितने हैं,
nowhere we are intellectual, हम सिर्फ environment को नुकसान ही करते हैं. Nowhere we are worried about other species. ठीक है. तो हनी बी से हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? सबसे पहला हनी मिल रहा है, दूसरा बी वैक्स मिल रहा है, तीसरा हमको बी पॉलन जो हमने वहां पढ़ा है लिख लीजिए, और चौथा हमको वो नेचुरल पॉलिनेटर है. सबसे ज्यादा वैल्यू तो नेचुरल पॉलिनेटर्स की है ना. तो आप ये हो गया. अच्छा, अब बात करते हैं हनी से आपको क्या फायदा. वेयर इज हनी यूज्ड? हनी क्या काम आ रही है? तो हनी काम आ रही है काय के लिए? सबसे पहला तो हनी जो है वो खाने के काम आ रहा है ना. हम ऐसे ही खा लेते हैं हनी बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, बिकॉज ऑफ इट्स क्या कहते हैं वैल्यू जो उसके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो जो है वो उसका जो शुगर है वो कम नुकसान कर रहा होता है, और फ्लोरल शुगर से फ्रक्टोज होता है इसके अंदर. ग्लूकोज के कंपेरिजन में फ्रक्टोज इज लेस हार्मफुल. ठीक है. और ज्यादातर फ्रूट्स जो होते हैं या फ्लावर जो होते हैं वो फ्रक्टोज प्रोड्यूस कर रहे हैं. दूसरी बात, हनी जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप सालों तक रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा. जितने भी ब्रांड वाले हनी होते हैं उनके ऊपर लिखा रहता है बेस्ट बिफोर. कोई चिंता की जरूरत नहीं है. पुराने जमाने हनी हम जो है 50-50 साल पुराना भी खाते थे, और उस समय पे ये कहते थे कि जितना पुराना हनी उतना अच्छा. नाउ व्हाई हनी इज नॉट स्पॉइल्ड? व्हाई हनी इज नॉट स्पॉइल्ड? कैन एनीबॉडी टेल मी? जैसे आपके दूसरे सारे फ्रूट्स खराब हो जाते हैं, हनी क्यों नहीं खराब होता है? नहीं पता? बताओ यार. ये तो देखो, थोड़ा बहुत तुमको साइंस का घोड़ा दौड़ाना पड़ता है. हनी इज ए कंसंट्रेटेड सब्सटेंस, हाईली कंसंट्रेटेड. उसमें पानी कम है. जो माइक्रोब उसके ऊपर गया, खराब कौन करते हैं? माइक्रोब करते हैं. जो माइक्रोब उसके ऊपर गया उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा. Because the fluid always move from a region of higher concentration to lower concentration. Any microbe में 70% water, हनी के अंदर तो water मान लीजिए 40% की है, 30% की है, तो water will come out from their body and they'll die. So that is why it is not a suitable medium where the pathogens or microbes or other organisms can survive. ठीक है. हम भी तो कई बार होता है ना, हम क्या है, मतलब कई सारे अचार जो है हम शक्कर की चाशनी में डाल लेते हैं, गाढ़ी चाशनी बना के. अब रसगुल्ले की चाशनी दूसरे दिन स्मेल करने लग जाती है, गुलाब जामुन की नहीं करती. क्यों? क्योंकि गुलाब जामुन की चाशनी इतनी गाढ़ी है कि उसमें पैथोजन जाएगा वो खुद ही मर जाएगा. रसगुल्ले की चाशनी इतनी पतली है कि उसके अंदर आराम से पैथोजन जाते हैं, मजे हो जाते हैं उनका, थोड़े टाइम में फर्मेंटेशन शुरू और दारू बन जाएगी उसकी. ठीक है. तो हनी का पहला एडवांटेज क्या है? इट इज यूज्ड एज फूड. फूड मतलब डायरेक्ट तो हनी कम ही खाते हैं, हमारे यहाँ तो कम से कम ही खाते हैं, विदेशों में तो काफी खाते हैं, चम्मच ले लेके खा लेते हैं लोग. ठीक है. लेकिन वो ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे, चपाती पे लगा लेंगे, या किसी और चीज में, या दूध में डाल लेंगे. दूध में तो हमारे यहाँ पे भी डालते हैं. दूसरा क्या है? इट इज यूज एज मेडिसिन. कई सारी मेडिसिन के अंदर जो है हनी यूज होती. ठीक है. तीसरा, यूज इन क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं इसको, दैट खूबसूरती वगैरह के लिए. ब्यूटी प्रोडक्ट्स. हाँ, ब्यूटी प्रोडक्ट, तो उनके लिए कोई टर्म होती है. चलिए हम यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, कॉस्मेटिक्स. ठीक है. हनी जो है वो कॉस्मेटिक्स में यूज हो रहा है, और ये पिकल वगैरह बनाने के काम आ रहे हैं. अभी हम लोग तो क्या है, चाशनी, शक्कर की चाशनी के अंदर मुरब्बे बना रहे हैं, लेकिन जो पुराने जमाने के लोग थे वो हनी के अंदर मुरब्बे बनाते थे, वो खराब नहीं होता था. 5 साल रख लो भले आप. केरी को काट करके, ट्रीट करके, जो भी आपको कुछ ऐसा भी कुछ करना है उसको लेकर के, अगर आपने हनी के अंदर मुरब्बा बना दिया, उसका मुरब्बा, हनी खराब नहीं हो रहा तो उसके अंदर केरी क्या खराब होगी? तो वो रख दीजिए उसके अंदर. तो कई सारे टाइप के पिकल्स वगैरह बनाने के काम आ रहे हैं, है ना. तो ये इसके यूज हो गए. अब बी वैक्स के क्या यूज है? कैंडल्स. कैंडल्स तो हम कम ही बनाते हैं इसका, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है. आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, ये कॉस्मेटिक्स में काम आ रहे हैं. जितने भी आपके लिपस्टिक वगैरह अच्छी ब्रांड के, है ना, और वो इसके बनेंगे. कई सारी दूसरी चीजें हैं जो कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज हो रहते हैं, क्योंकि वो दे आर नॉट कंटेनिंग दैट पैराफिन वैक्स.
पैराफिन वैक्स वैक्सिंग करने के काम आ सकते हैं, पैराफिन वैक्स दूसरे काम में आ सकते हैं, लेकिन उसको आप इन चीजों पर नहीं। इसके अलावा वो पॉलिशिंग के काम आता है, लेदर पॉलिशिंग। ठीक है, थ्रेड को स्ट्रेंथन करने के लिए कई बार हम उसको यूज करते हैं। तो ये इनके नेचुरल तरीके हो गए। कई सारे कंट्रीज में तो बी वैक्स खाया भी जाता है। बी वैक्स कैन आल्सो बी कंज्यूम्ड। एनीवे आई डोंट फाइंड कि उसका कोई यूज होता होगा। तो ये यहाँ पे ये सारी चीजों को लिख रखा है, चलिए पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ तो पढ़ लेते हैं, तो टाइम हो गया। कल करें इसको, कल ही कर लेंगे, टाइम हो गया। तो we'll continue the Yes, sir. in tomorrow's class. Good day children, enjoy. थैंक यू सर। इस पेपर तो मैं धीरे धीरे ही करूंगा, अभी मेरे पास काम बहुत है।